हाय स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार जायसवाल आज आपको लेक्चर नंबर 3 केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर तीसरे लेक्चर पे आया हूँ। तो आज हम कुछ जानकारी देने वाले हैं आपको जॉन डाल्टन का प्रमाण सिद्धांत। जॉन डाल्टन का प्रमाण सिद्धांत की द्रव्य के बारे में इन्होंने कुछ पहले ही अपनी व्यूज दी थी सन 1803 में। इन्होंने जब किसी ने कोई भी प्रमाण के बारे में कोई विशेष बात ही नहीं की थी, तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति जॉन डाल्टन थे जिन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया और बताया कि द्रव्य है क्या। तो आपको बता दें, द्रव्य के बारे में प्रयोग और परीक्षण करने के बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाला और अपना प्रमाण सिद्धांत दिया। इस प्रमाण सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने कुछ मूल पॉइंट दिए, उन पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे और जानेंगे क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने नंबर 1 बताया कि द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। नंबर 2 दूसरा पॉइंट, परमाणु रासायनिक अध्ययनों में भाग लेते हैं, परंतु अपघटित या नष्ट नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट होगा परमाणु को अति सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। चौथा पॉइंट, समान तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। अगर जैसे इसको हम समझाएं, इस पॉइंट को, समान तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन के कितने भी परमाणु क्यों ना, एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा हाइड्रोजन है, लेकिन इन तत्वों के जितने भी गुण होंगे इस तत्व, क्योंकि तत्व तो हमारा समान है, समान तो एक, यानी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही है। अब इसके सभी तत्व एक जैसे ही होंगे, सभी तत्व के जितने भी परमाणु होंगे सभी के गुण एक जैसे होंगे। दूसरा वहीं पर भिन्न तत्वों के, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट अगर बात करें तो भिन्न तत्वों के सभी परमाणु गुणों में पूर्णतः भिन्न होते हैं। यहाँ पे जैसे हम बात करें, जैसे एक परमाणु हमारा हाइड्रोजन का हो गया, दूसरा हो गया हमारा कार्बन का हो गया, तीसरा नाइट्रोजन का हो गया, चौथा हमारा क्लोरीन का हो गया। तो इन सभी के, क्योंकि हमारा तत्व समान नहीं, इस बार तत्व हमारा हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन, कई तत्व ले लिए गए हैं, तो ये सभी तत्व एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होंगे। ये सारे के सारे लक्षण, चाहे वो भार हो या कुछ भी हो, सारी चीजें एक दूसरे से भिन्न होंगी। छठा पॉइंट, परमाणु का एक निश्चित परमाणु भार होता है जो परमाणु का मूल
लक्षण। अगली बात इन्होंने बताई कि परमाणु का एक निश्चित परमाणु भार होता है, ध्यान दीजिए परमाणु भार होता है जो परमाणु का मूल लक्षण होता है। लेकिन ऐसा सत्य बाद में नहीं साबित हुआ, क्योंकि इसी को बाद में इन्होंने संशोधित किया और बताया कि ये जो परमाणु भार है ये इसका मूल लक्षण ना होकर बल्कि इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो इसका मूल लक्षण होता है। ध्यान दीजिएगा, पहले तो इन्होंने भार बताया, लेकिन बाद में जब संशोधित किया तो इन्होंने बताया कि परमाणु क्रमांक होते हैं जो इनके मूल लक्षण होते हैं। पहले तो इन्होंने यही बताया कि परमाणु भार मूल लक्षण है। अगला पॉइंट, 7वां पॉइंट है भिन्न तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर, भिन्न तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। कहने का मतलब दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलेंगे और उनका कोई निश्चित अनुपात होगा तो वो एक यौगिक का निर्माण करते हैं। अगर एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम कह रहे हैं H2 है, ये हाइड्रोजन का एक अणु है जो कि दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर परमाणु तो दो है लेकिन पूरा दोनों मिलकर एक अणु बना रहे हैं। अणु एक हो गया और एक O हो गया, ये दोनों मिलकर एक H2O का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक जो यौगिक के रूप में निकल के आया है सामने वो H2O जल हो जाएगा और ये हमारा दो भिन्न भिन्न तत्वों को दर्शा रहे हैं। ये हो गया। अगला जो हमारा 8वां पॉइंट है वो क्या है, ये बताते हैं कि तत्व परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है या द्रव्य कह सकते हैं। परमाणु को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। परंतु रूप परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये था जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इन्होंने कब दिया है अपना परमाणु सिद्धांत? तो 1803 में अपना परमाणु सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा द्रव्य यानी कोई पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और उस अति सूक्ष्म कण को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरा हो जाएगा परमाणु रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। रासायनिक क्रियाओं में भाग तो लेते हैं लेकिन उस रासायनिक क्रिया में ना तो वो अपघटित होंगे और ना ही वहां पर नष्ट होंगे। अपघटित या नष्ट नहीं होते हैं। परमाणु को अति सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी अगर परमाणु को हम और ज्यादा तोड़ देंगे तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल जाएंगे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। समान तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन दूसरा परमाणु ले रहा है तो दोनों एक जैसे ही गुण रखेंगे, जाहिर सी बात है। भिन्न तत्वों के सभी परमाणु गुणों में पूर्णतः भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन हमेशा गुणों में भिन्न होंगे दोनों। परमाणु का एक निश्चित परमाणु भार होता है, ये इन्होंने बताया। जब 1803 में इन्होंने बताया तो कहा कि परमाणु का एक निश्चित परमाणु भार होता है जो उसका मूल लक्षण होता है। लेकिन इन्होंने बाद में संशोधित किया और बताया कि इसका मूल लक्षण परमाणु भार न होकर परमाणु क्रमांक होता है। फिर अगला 7वां पॉइंट है भिन्न तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जांपल बात करें, 2 H हैं और एक हाइड्रोजन मिलकर यानी एक H2 का अणु और ये परमाणु मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं। और लास्ट है परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ये था हमारा जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इन्होंने और आगे भी विवेचनाएं की अपने संशोधन में बताया कि कुछ समस्थानिक भी होते हैं, समभारी भी होते हैं, समन्यूट्रॉनिक भी होते हैं, लेकिन मूलतः इन्होंने 1803 के अपने सिद्धांत में इन्होंने अपने जो प्रयोगों द्वारा निष्कर्ष निकाला था, क्योंकि ये सबसे पहला इनका परमाणु सिद्धांत था। इससे पहले किसी का कोई व्यू नहीं आया हुआ था किसी भी वैज्ञानिक का कि क्या है आखिर ये परमाणु या कोई द्रव्यमान कोई चीज भी होती है, द्रव्य कोई है भी या नहीं। तो इस चीज को सबसे पहले परमाणु सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है वो जॉन डाल्टन ही थे, जो 1803 में अपना परमाणु सिद्धांत लेकर आए। इनके ऊपर कुछ विशेष पॉइंट्स भी आए। अगर बात करें तो गैलुसैक का नियम आया। गैलुसैक ने क्या बताया आपका, जरा देखिएगा। गैलुसैक इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया 1808 में। 1808 में इन्होंने परमाणु सिद्धांत में क्या बताया? परमाणु सिद्धांत नहीं बल्कि इन्होंने ये द्रव्य के अस्तित्व के बारे में बताया कि द्रव्य होते क्या है। तो जनरली जो होते हैं परमाणु या द्रव्य, उनके बारे में इन्होंने बताया। तो इन्होंने क्या बताया उसके बारे में हम जानकारी करते हैं। जैसे पहले इसको समझिएगा, जैसे 2 हाइड्रोजन है, एक H2 अणु, H2 है,
क्योंकि ये गैस रूप में होगी, G का मतलब है गैस है। और दूसरा है Cl2, ये भी गैस है और अणु है, ये भी है गैस है और अणु है, और ये मिलकर बना रहे हैं, ये बनाएंगे 2HCl। पहले इसको समझिएगा, अभी नोट नहीं करना है, पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद फिर नोट डाउन करिएगा। कहने का मतलब है ये हमारी गैस है, ये गैस है, ये अणु है, और ये भी अणु है, बन तो रहा है ये भी अणु, लेकिन यहाँ पे संख्याएं भिन्न हो जाएंगी। कहने का मतलब जो पदार्थ क्रिया करता है उसे अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया करने के बाद जो बनेगा, जो उत्पाद बनेगा, उसको हम मेनली उत्पाद कहते हैं, उत्पाद। तो इन्होंने क्या बताया, गैलुसैक ने 1803 के अपने नियम में बताया कि जब दो अभिकारी पदार्थ समान आयतन में जब क्रिया करते हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, इन्होंने कोई भी गैस के बारे में बताया, हमने तो एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन और क्लोरीन का। जैसे हम बात करें एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन का अणु जब भाग लेगा तो दो नए अणु HCl के बनाएगा, इन्होंने यही बताया था, और एक समान अनुपात होगा दोनों के बीच में। तो इनका अनुपात अगर देखा जाए तो 1:1 है, और ये जो बना हुआ है इसका 2, यानी टोटल जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 1 और ये 1, दोनों मिलकर बराबर 2 आ रहा है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। गैलुसैक ने बताया कि जब दो अभिकारी पदार्थ, दो गैसीय अभिकारी पदार्थ क्रिया करके जब नया तत्व बनाते हैं या नया यौगिक बनाते हैं, तो उनमें जो तत्वों का अनुपात होता है वो बराबर होता है। ये था गैलुसैक का नियम। तो इसके बारे में अगर लिखना चाहें तो पहले एग्जांपल समझ लिया है आप लोगों ने, और इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए, और इसको हम दिखा दे रहे हैं क्या है गैलुसैक का नियम, क्या है इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं आपको। तो ध्यान जब गैसें परस्पर समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर निश्चित आयतन में अभिक्रिया करती हैं, तो इनके उत्पाद और अभिकारकों के बीच निश्चित अनुपात होता है। यो जैसे अगर बात करें, हमने अभी एग्जांपल बताया था, एग्जांपल हाइड्रोजन का एक अणु निकला है, अनुपात 1 है, अणु मैंने कहा 1 है, और साथ ही साथ ये अगर क्लोरीन के एक अणु से अभिक्रिया करें 1 और 1, और दोनों जब अभिक्रियाएं करेंगे तो जो टोटल अणु बनेंगे वो बनेंगे 2HCl। सिंपल। इन्होंने क्या कहा, जब गैसें परस्पर, मैंने कहा कि गैस है और ये भी गैस के रूप में ही आएगा, तो जब गैसें परस्पर समान ताप और समान दाब पर, ये कंडीशन है, समान ताप और समान दाब पर निश्चित आयतन में अभिक्रिया करती हैं, तो इनके उत्पाद और अभिकारकों के बीच निश्चित अनुपात होता है। और ये आपके एग्जांपल के रूप में हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिलेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएंगे, और इनके दोनों के बीच में एक निश्चित अनुपात है, क्योंकि एक अणु ये है और एक अणु ये है, दोनों मिलकर 2 अणु बना रहे हैं। ये हो जाएगा गैलुसैक का नियम। अब इसी के बारे में बात करेंगे। बर्जीलियस की परिकल्पना, इन्होंने अपनी परिकल्पना जो दी थी वो 1811 में दी थी। 1811 में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि जो द्रव्य होते हैं, परमाणु होते हैं, वो होते क्या हैं, अगर उनके अणुओं को देखा जाए कितने अणु कितने आयतन में होते हैं, तो इन्होंने कुछ कंडीशन बताई और उसके अकॉर्डिंग अपनी डेफिनेशन दी। तो इन्होंने कुछ कंडीशन बताई और उसके अकॉर्डिंग अपनी डेफिनेशन दी। डेफिनेशन इन्होंने ये दी कि
समान ताप और समान दाब पर। जानिए इन्होंने बताया समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो इन्होंने बताया समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतन, अगर दो भिन्न गैसें ले ली जाएं, एक जार में एक गैस हो जाए और एक जार में दूसरी गैस हो जाए, तो अगर उनका आयतन समान है तो उनमें जो अणुओं की संख्या होगी, परमाणुओं की संख्या, पहले बर्जीलियस ने क्या बताया कि परमाणुओं की संख्या, अगर हम 1 लीटर का जार ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 लीटर का कोई जार है, इसमें हमने हाइड्रोजन भर दिया और इसमें हमने क्लोरीन भर दिया, तो अगर 1 लीटर का है तो अगर इनका समान ताप और समान दाब है, कंडीशन समान ताप और समान दाब होनी चाहिए, समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतन में, अगर हमने 1 लीटर ये ले लिया तो 1 लीटर ये भी ले लेंगे, आयतन में परमाणुओं की संख्या, यानी जितने परमाणु इसमें होंगे हाइड्रोजन के उतने ही परमाणु यहाँ पर होंगे किसके, क्लोरीन के। यही बताया गया बर्जीलियस की परिकल्पना के अनुसार। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। और इन्हीं की परिकल्पना को मान्यता ना देते हुए एक वैज्ञानिक और आए जिन्होंने बताया कि जो यहाँ पे समान ताप और समान दाब थे, समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान न होकर अणुओं की समान संख्या होगी। ये किसने बताया था, बर्जीलियस के ही अपवादक जो रहे हैं, इनको अपवाद बताते हुए एक परिकल्पना दी जिनका नाम है अवोगाड्रो परिकल्पना। अवोगाड्रो परिकल्पना ठीक बर्जीलियस की परिकल्पना के 1 साल बाद उन्हीं को झूठा करार देते हुए इन्होंने बताया कि 1812 में जो ये परिकल्पना आई, इसने बताया कि समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी, ना कि परमाणुओं की। और ये जो परिकल्पना थी ये तोड़ था बर्जीलियस की परिकल्पना का। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो क्या है इसके बारे में जानिएगा। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये परिकल्पना थी अवोगाड्रो परिकल्पना। इस परिकल्पना में क्या बताया कि जैसे वहां पे क्या था, एक जार था 1 लीटर का ही था और दूसरा जार था वो भी 1 ही लीटर का। इसमें हाइड्रोजन थी और इसमें क्लोरीन थी, गैसें ही थी दोनों, ये भी गैस थी और ये भी गैस थी। अब अगर ये 1 लीटर था, 1 लीटर, ये भी 1 लीटर ही होगा। अब इसमें कहा गया था, पहले कहा गया था परमाणु, जो बर्जीलियस थे उन्होंने कहा था परमाणु, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि इसमें समान अणु होंगे, दोनों में समान अणु होंगे। जितने हाइड्रोजन के अणु होंगे 1 लीटर में उतने ही अणु क्लोरीन के भी होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, समान ताप और समान दाब पर। इसे ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये तीनों परिकल्पनाएं आई होप की समझ में आएंगी पहले, और इसके बारे में सार्थक अंकों के बारे में कुछ बात करने वाले हैं और मात्रा कैसा यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आई होप ये अवोगाड्रो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तो उसके बाद फिर बर्जीलियस की परिकल्पना और परमाणु सिद्धांत का ये तीसरा पॉइंट जो आपकी समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा इसको। तो आपने समझा इसको, परमाणु डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, बर्जीलियस परिकल्पना और एवोगाड्रो। जो एवोगाड्रो परिकल्पना थी ये जो थी गैलुसैक के नियम की सही व्याख्या थी।
तो इसको जानने के बाद, और जो बर्जीलियस की थी वो सही व्याख्या नहीं थी, क्योंकि उन्होंने परमाणु बताया था और जो एवोगाड्रो थे उन्होंने अणुओं के बारे में बताया था। तो आगे आप जानते हैं कि सार्थक अंक क्या होता है। सार्थक अंक तो इनके बारे में थोड़ा समझिएगा, ये होते क्या है सार्थक अंक। किसी अभिलिखित माप में जो अंक निश्चितता से ज्ञात होते हैं और होते हैं, अंतिम आंकलित या अनिश्चित अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं सार्थक अंक? किसी निश्चित अभिलिखित माप में जो अंक निश्चितता से ज्ञात होते हैं और अंतिम आकलित होते हैं या अनिश्चित अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बताएं आपको, एग्जाम्पल नंबर हमारा 1 समझिएगा, इसमें सार्थक अंकों की संख्या आपको हम ज्ञात करना बताएंगे। अगर हम पूछें 27.6 में सार्थक अंकों की संख्या, सार्थक अंक, तो ध्यान दीजिएगा इनकी कंडीशन क्या होगी। इसमें सभी सार्थक अंक यानी सार्थक जिनका कोई अर्थ हो, यानी जिन संख्याओं का कोई अर्थ हो वो सार्थक अंक होते हैं। जैसे भौतिकी में, सिर्फ भौतिकी में जिनका कोई अर्थ होता है उन्हीं को सार्थक अंक कहते हैं। इन तीनों अंकों का कोई न कोई अर्थ है, इसलिए यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। अगला अगर हम बात करें, ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। 2 की बात करें 7.012, इसमें अगर हम बात करें तो हमेशा देखिएगा कंडीशन अभी हम बताएंगे क्या कंडीशन होगी। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4, आप लोग समझ रहे होंगे सार्थक अंक इसमें कितने हो जाएंगे? 4। लेकिन अगर यहीं पर तीसरा आ जाए और यहाँ पे दिया जाए 0.0082 में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, तो आप लोग क्या बताएंगे? 5 बताएंगे? नहीं, गलत हो जाएगा। आप कभी भी दशमलव के दाईं ओर या दाईं ओर जितने भी जीरो होंगे उनको छोड़ देंगे। कभी भी आप दशमलव के दाईं अंक के बिना अंकों वाले, यानी कोई अंक अगर है उसके बाद जीरो है तो वो गिने जाएंगे, लेकिन अगर जस्ट तुरंत बाद अगर जीरो आ रहा है तो उन अंकों को हम नहीं गिनते हैं। तो जाहिर सी बात इधर कोई वैल्यू नहीं होगी और इसके सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 2। अगली हम बात करें, अगर यहीं पर चौथा 10.012, इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में आपको देखना है क्योंकि अंक आगे आ चुका है। हाँ, यहाँ पर भले ही नहीं, लेकिन यहाँ से अगर वैल्यू शुरू हो रही है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल का वैल्यू कुछ ना कुछ दिया गया है, तो इसमें हम सभी को काउंट करेंगे और इसमें सार्थक अंकों की संख्या जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 1 2 3 4 5। सार्थक अंकों की संख्या 5 हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। सार्थक अंकों को आप लोग समझिएगा, सिर्फ जस्ट अगर दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है और दशमलव के बाद तुरंत जीरो आ रहे हैं तो ऐसे जीरो को हम नहीं मानते हैं। ये अशून्य संख्याएं हटा दी जाती हैं। ये शून्य संख्याएं सिर्फ ऐसी संख्याएं गिनी जाएंगी जिनके आगे या पीछे अंक हों, और आगे जरूरी होता है कि होने चाहिए कोई अंक। अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, ये 4 एग्जाम्पल और इसके अतिरिक्त अन्य देखते हैं। 5वां एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा सार्थक अंकों का 50.0120 में सार्थक अंक। चलिए यहाँ पे गिनेगा 1 2 3। मैंने कहा दशमलव के दाहिनी ओर, लेकिन इससे पहले आप संख्या देख रहे हैं। ये संख्या अगर मौजूद है तो ये सार्थक अंक गिना जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये वाला तो गिना ही जाएगा क्योंकि इससे पहले संख्याएं हैं। तो 2 2 4 और 6, तो सार्थक अंकों की संख्या 6 हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, 7वां एग्जाम्पल 0 या 0 यहाँ भी लगा देते हैं 0.08601 में सार्थक अंक
कितने हो जाएंगे? तो आप एक जायज बात, इन दोनों को, इन तीनों को, ये तीनों छूट जाएंगे और इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपको पता है। तो 1 2 3 ये 0 आपका गिना जाएगा क्योंकि संख्याओं के बीच में है। तो ये 4 अंक जो आपके हो जाएंगे वो सार्थक अंक हो जाएंगे, यानी यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर 8वां एग्जाम्पल देखें 1.0120 में सार्थक अंक ये हो जाएंगे आपके, ये भी काउंट किया जाएगा क्योंकि इसके पहले दशमलव के पहले कोई संख्या तो आ ही गई है। कंडीशन क्या है कि दशमलव के पहले कोई संख्या अगर नहीं, उसके बाद अगर 0 आ रहे हैं तो हम 0 को हम छोड़ देते हैं और उसके बाद की जितनी संख्या होती है वो सार्थक अंकों में गिन लिए जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 क्योंकि ये गिनी जाएगी इसलिए यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 5 है। 9वां नंबर एग्जाम्पल में अगर हम ले लें तो क्या हो जाएगा 602.008 में सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? तो 1 2 3 क्योंकि इससे पहले वैल्यू हुई है इसकी और इसके बाद दशमलव लगे हुए, तो इससे पहले मैंने कहा था दशमलव के बाईं ओर अगर शून्य अंक है या कोई भी अंक है तो ये शून्य अंक गिने जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये अंकों की संख्या यहाँ पर 6 हो जाएगी। अगला नंबर देख लेते हैं और इसमें आप लोग खुद ही बताइएगा कितने होते हैं। 020.806 में सार्थक अंक, और बताइए आप लोग कितने बताएं? ये 0 गिना नहीं जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे 0 अगर वैल्यू की है तो कोई वैल्यू इसकी होती नहीं। अगर हम ऐसे लिखे संख्या 0 2 0 तो क्या इसको आप क्या लिखेंगे? जैसे बात से इतना ही तो वैल्यू में लोगे 20 और 20 के बाद हम लोग पूरे अंक आते ही आते हैं, इसलिए हम इस 0 को छोड़ देंगे और बाकी हमारे 1 2 3 4 5 इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 हो जाएगी। आई होप ये आपके समझ में आया होगा सार्थक अंक क्या होता है। एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, यानी जो इसका फुल फॉर्म होता है वो सिस्टम कह सकते हैं। सिस्टम एक ऐसा तंत्र है जो इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय मात्रक के रूप में दिया गया है। तो इसके बारे में अंतरराष्ट्रीय मापक तंत्र कह सकते हैं या मात्रक तंत्र कह सकते हैं, और इसके बारे में कुछ मात्रक विशेष तौर से दिए गए हैं। तो उनके बारे में हम मूल राशियां, प्रतीक, मात्रा, इन तीनों चीजों के बारे में हम जानेंगे। और आपको पता है कि एसआई सिस्टम में मूल राशियां जो होती है उनकी संख्या कितनी होती है? तो मूल राशियां जो होती हैं, मूल राशियां 7। इन कौन कौन सी इनके बारे में जानेंगे, इनका मात्रक जानेंगे। तो अगर हम बात करें द्रव्यमान, पहला हमारा हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान का प्रतीक आपको पता ही होता है, एम होता है मास, और इसका प्रतीक जो होता है द्रव्यमान को हम किलोग्राम में ग्राम में व्यक्त करते हैं। तो इसका मात्रक जी हो जाएगा या ग्राम हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें समय, क्योंकि हमारा समय जो होता है उसको टी से हम लिखते हैं और टी का इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड। समय के साथ साथ अगर हम बताएं लंबाई, और लंबाई का मात्रक आपको बताइए मीटर हो जाएगा। लंबाई को लेंथ से लिखते हैं और इसका मात्रक एम मीटर हो जाएगा। मीटर
और इसी के बाद अगर हम बात करें ताप, कैपिटल T, और इसका मात्रक जो होता है वो कैंडेला होता है। तो केल्विन, इसका जो मात्रक हो जाएगा वो केल्विन हो जाएगा। केल्विन। और अगला हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है इसको हम आई से लिखते हैं और इसका मात्रक हो जाता है कैंडेला। कैंडेला। और अगला हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा, और इसका मात्रक भी एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा आई, इसका भी मात्रक हो जाएगा और इसको हम नापते हैं ए या एम्पियर। एम्पियर। और लास्ट हमारा जो बचेगा उसके बारे में एम्पियर। और अगला हो जाएगा सातवां, और ये हो जाएगा पदार्थ का भार, पदार्थ की मात्रा। और ये पदार्थ की मात्रा जो हमारी हो जाएगी ये मापी जाएगी एम से, स्मॉल एम, और इसका मात्रक भी हो जाएगा एम, यहाँ पे कैपिटल एम है, और ये मोल हो जाएगा। एम मीन्स ये हो जाएगा आपके मूल राशियां और मात्रक। ध्यान दीजिएगा, मूल राशियां कौन कौन सी हैं और इनके प्रतीक क्या है, इनके मात्रक क्या है। द्रव्यमान को हम एम से लिखते हैं, इसका जो मात्रक होता है ग्राम होता है। समय का मात्रक प्रतीक टी होता है और इसका मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है, लिखा हुआ है। लंबाई लेंथ होती है और जिसका मात्रक क्या होता है मीटर होता है, METR। ताप जो होता है टी से कैपिटल टी से लिखा जाता है, इसका मात्रक केल्विन होता है। और केल्विन आपको पता है जो सेल्सियस होता है उसमें 273 जोड़ देते हैं। तो केल्विन क्या होता है ध्यान दीजिएगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये हो जाता है केल्विन। और जो तीव्रता इसको आई से लिखते हैं और इसका जो मात्रक होता है सी यानी कैंडेला होता है। और विद्युत धारा या इसको हम आई से लिखते हैं और इसको हम एम्पियर में मापते हैं। जितनी एम्पियर होती है विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा एम जिसको हम मोल कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगी। धन्यवाद।